नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। कोरोना महामारी की तीसरी लहर हमारे सामने कैसी चुनौती पेश करेगी, इसका ठीक अनुमान अभी हमारे पास नहीं। वायरस कितना घातक है उससे लेकर किसी के दिमाग में कोई संशय नहीं है, लेकिन उससे लड़ने के लिए जो चाहिए वो करने के लिए सरकारें अपना मन बना ही नहीं पा रही हैं। एक दिन रिकॉर्ड बनाकर टीकाकरण का क्या हाल है, हम नियमित रूप से आपको बताते रहे हैं। वैज्ञानिक चेतना का क ख ग जानने वाले किसी भी मुल्क में यह फैसला एक झटके में ले लिया जाता, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ पर मंथन चल ही रहा है कि कांवड़ यात्रा हो कि न हो। ये सब तब है जब आंकड़ों ने एक बार के लिए भी संकेत नहीं दिया कि भारत ने महामारी की दूसरी लहर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। तो आज एक बार फिर हम महामारी की तीसरी लहर और उससे लेकर सरकारी तैयारी और कश्मकश की बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। अरे अपेक्षा तो उससे की जाती जिसे आप कुछ अच्छा भैया बताओ ना, हम बता रहे हैं, हमारे पास सूची है, कोई पागल सही कह रहे हैं। बातों मानो चाचा, हमारे सब सूचीबद्ध तरीका से काम है। कोई भी काम में आप हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास करो। हमारे पिता 4 बार विधायक रहे, हम विधायक बने, कोई ऐसे थोड़ी ना बन गए। बूथ पे लिख जाते, हर बूथ पे जी किसने वोट दिया वो हमें मालूम ना है। जा बताओ, मैं जा बताओ अगर है ना तो तुम कसम खा लो तुम्हें लाइट दे देंगे। चलो खा लो। अरे तुम कसम खा लो अपने लड़का की, तुम्हारी कसम हमारी लाइट तुम्हारे घर पर लगवा देंगे। आज लगवा देंगे अगर तुम अपने लड़का कसम खा लो, कहते विधायक ले। इस वीडियो में कसम खाने खिलाने की बात कर रहे शख्स उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कटरा विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। नाम है वीर विक्रम सिंह। 7 जुलाई को ये वन महोत्सव के लिए एक गांव पहुंचे थे। वहां जब लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, तो विधायक जी ने कहा कि जनता अपेक्षा उससे करे जिसे उसने कुछ दिया हो। सीधा लॉजिक है, वोट नहीं दिया तो बिजली मत मांगिए। विधायक जी ने किराने की दुकान और सरकार में फर्क खत्म कर दिया है, कुछ दिया नहीं तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन सबसे मजेदार बात इस वीडियो में दर्ज नहीं है। दरअसल इस वीडियो को लेकर जब प्रेस ने उनसे सवाल किया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया विधायक जी ने और फोन रख दिया। धन्य विधायक जी, और उनका वीडियो देखकर धन्य हो गए हैं हम भी। सो अब धन्य होकर सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी आज बनाई चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान यूपी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और पंजाब में पार्टी के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। दर्शक जानते हैं कि कांग्रेस पंजाब में पके पकाए चुनाव से ऐन पहले गुटबाजी का शिकार हो गई है। वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ठनी हुई है। कैप्टन ने प्रशांत किशोर को सलाहकार बनाया हुआ है और पिछले हफ्ते कैप्टन प्रशांत किशोर से दिल्ली में मिले भी थे। आज वाली बैठक में क्या तय हुआ ये फिलहाल ठीक मालूम नहीं है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि पंजाब में कांग्रेस अब भी फायर फाइटिंग मोड में ही है। दिल्ली और पंजाब में ढेर सारी बैठकें हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते कैप्टन अमरिंदर जब कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि जो पार्टी अध्यक्ष कह देंगी उस पर अमल कर लिया जाएगा। तब लगा कि कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई पर शायद विराम लग जाए, लेकिन इस विराम के लिए जिस सुलह की आवश्यकता है वो लगता है कि अब भी नहीं हुई है, थोड़ी दूर नजर आ रही है। दूसरी सुर्खी मध्य प्रदेश से है। यहाँ ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल ओबीसी वर्ग को सूबे में पहले की तरह 14% आरक्षण ही दिया जा सकेगा। आज मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर डॉक्टर्स की नियुक्ति करना जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो मेरिट लिस्ट 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से निकाल सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। मतलब मेरिट लिस्ट नए सिस्टम पे आ सकती है, लेकिन जो नियुक्तियां होंगी वो पुराने सिस्टम के आधार पर ही होंगी। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 10 अगस्त की तारीख पर होगी। इस सुनवाई में सरकार और याचिकाकर्ताओं के तर्कों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरक्षण देने न देने के फैसले पर सरकारें कितनी तैयारी के साथ कोई कदम उठाती हैं। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति और उनकी बड़ी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग को आबादी के हिसाब से आरक्षण देना तो चाहती है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आबादी के हिसाब से दिए गए मराठा आरक्षण को अवैध करार दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरासानी फैसले का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता।
तब राज्य सरकार की तरफ से वही तर्क दिया गया जो अमूमन देश भर की राज्य सरकारें आरक्षण के मसले पर जब सुनवाई होती है तब वो कोर्ट में दिया करती हैं। हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण 50% की सीमा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी को सूबे में विशेष परिस्थितियों की तरह ही माना जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अगर आरक्षण 14 से बढ़कर 27% हो जाता है तो सूबे में कुल आरक्षण 63% पर पहुंच जाएगा। एक त्रासद सुर्खी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुए हादसे से बनी है। यहाँ के दुर्गापुर इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत दम घुटने से हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी हैं। दरअसल 12 जून की रात बारिश के चलते दुर्गापुर के कुछ हिस्सों में बिजली चली गई। तब यहाँ रहने वाले लश्कर परिवार ने अपने यहाँ रखा जनरेटर चला दिया, लेकिन सही वेंटिलेशन न होने के चलते जनरेटर का धुआं घर के अंदर ही जमा होता रहा और 6 लोगों की जान दम घुटने से चली गई। इस हादसे में एक बच्चे की जान बच गई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम हर साल इस तरह के हादसे देखते हैं, खासकर सर्दी के मौसम में जब ठंड भगाने के लिए घर में कोई स्टोव या सिगड़ी जला ली जाती है, लेकिन वेंटिलेशन के अभाव में लोगों का दम घुट जाता है। कई मामलों में मौत तक हो जाती है। ऐसा ही एक चर्चित मामला अगस्त 2020 में भी सामने आया था, जब नेपाल के मकवानपुर के एक रिजॉर्ट में 8 भारतीय पर्यटकों की मौत इसी तरह हुई थी। इनमें से 5 लोग एक ही परिवार से थे। इन्होंने भी ठंड से बचने के लिए अपने कमरे में एक गैस हीटर चला लिया था, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद रखे थे। जनरेटर या स्टोव दोनों को अपने काम के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ईंधन को जलाने के बाद ये जहरीला धुआं छोड़ते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं। अगर कमरे में हवा की आवाजाही के लिए पर्याप्त रास्ता न हो तो वहाँ अपनी मौजूदगी में जनरेटर, स्टोव या सिगड़ी रखना घातक हो सकता है। वेंटिलेशन यानी ताज़ी हवा के आने जाने का रास्ता रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी सावधानी बहुत सारे त्रासद हादसों को रोक सकती है। चौथी सुर्खी बनी है मोदी सरकार में हुए एक और फेरबदल से। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अब सरकार ने कैबिनेट कमिटीज जो होती हैं अलग अलग, उनमें भी बदलाव कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA में पहले 11 सदस्य होते थे, अब 8 बचे हैं। ये 8 हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में दखल रखती है। ऐसी एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA। इसमें अब स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव और सर्बानंद सोनोवाल को भी जगह दी गई है। इसी तरह संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर को भी जगह मिली है। इसी तरह के बदलाव और कई कैबिनेट कमेटीज में भी किए गए हैं। आखिरी सुर्खी का ताल्लुक है किस्से से जो आज अपने अंजाम तक पहुंच गया। 9 जून 1983 ओल्ड ट्रैफर्ड, इंग्लैंड। तीसरे विश्व कप का चौथा मैच। वर्ल्ड कप इतिहास में एक भी मैच ना हारे क्लाइव लॉयड ने मैच जल्दी खत्म करने का सोचकर पहले बॉलिंग ले ली। फैसला सही होता दिखा और भारत ने 76 पर 3 विकेट गंवा दिए। फिर मैदान में आए सुनील गावस्कर के क्राइसिस मैन यशपाल शर्मा। एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन यशपाल टीम को उबारने के अपने ऑल टाइम फेवरेट काम में लगे रहे। वो 9वें विकेट के रूप में 89 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने मैच को 34 रन से जीतकर दुनिया को बता दिया कि ये टीम अलग है। पिछले 2 वर्ल्ड कप मिलाकर सिर्फ एक मैच जीत पाई इस टीम ने तीसरे वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में दुनिया की सबसे मजबूत टीम को हरा दिया था। यशपाल ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 50 मारी। इंग्लैंड के खिलाफ हुए इस मैच में उन्होंने पॉल एलर्ट और बॉब विलिस की गेंदों पर 2 कमाल के छक्के जड़े। यशपाल के 250 उनके पूरे करियर का आईना थे। ज़रूरत के वक्त वो हमेशा टीम के लिए खड़े रहते थे। उनकी तकनीक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन साहस, एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और धैर्य के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। 83 वर्ल्ड कप की जीत के हीरो रहे यशपाल ने 13 जुलाई 2021 यानी कि आज दुनिया छोड़ दी। 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में पैदा हुए यशपाल 66 साल के थे। दिलन टॉप उन्हें अपना सलाम भेजता है। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में हमने देश को कोरोना के आगे बिल्कुल बेबस देखा। मरीजों को अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए मारामारी थी, अस्पतालों के बाहर तड़प तड़प कर लोग मर रहे थे, शमशानों में लाशों का अंबार था। कितने भयानक हालात थे हम सब याद करते हैं अभी भी। बहुत कुछ खोकर हम वहाँ से आगे बढ़े। कोरोना के केस कुछ कम हो रहे हैं।
आबादी का एक हिस्सा अब ये मान चुका है कि कोरोना चला गया। हमें बाजारों में भीड़ दिखने लगी है, पर्यटक स्थलों पर लोगों का जुटान हो रहा है। लंबे प्रतिबंधों से ऊब चुके लोग अब वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इतने दिनों में वो नहीं कर पाए। लेकिन जब ये शुरू होता है तो हमें कोरोना की तीसरी लहर का समाचार भी मिलता है। कोरोना के फिर बढ़ने की चिंता सरकार की तरफ से जताई जा रही है। इस पर केंद्र और राज्य की सरकारें कुछ कदम उठाती हुई दिख रही हैं। तो क्या कोरोना कम होने का जो सुकून हम अभी जी रहे हैं वो अल्पकालिक है? क्या दूसरी लहर की तरह हालात फिर बिगड़ जाएंगे? इस बारे में क्या संकेत मिल रहे हैं, शो में इस पर बात होगी। लेकिन पहले महामारी से जुड़े आंकड़े जो हम अमूमन आपको सुर्खियों में सबसे पहले देते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 32,906, ठीक हुए मरीजों की संख्या रही 49,007 और मौतें हुई 2,020 मरीजों की। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 3,09,07,282। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 3,63,720 और मौतों का कुल आंकड़ा है 4,10,784। लगातार घटते संक्रमण से देश में कोरोना की एक बार फिर वो स्थिति हो गई है जो हमने जनवरी में देखी थी इसी साल। कोरोना वाला ग्राफ पीक पर जाकर अब कुछ नीचे की तरफ आ रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां दूसरी लहर के दौरान हजारों की संख्या में रोजाना नए मामले आते थे, वहां पिछले 24 घंटों में 45 नए केस आए हैं। दिल्ली में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 693 रह गई है और इन घटते आंकड़ों के साथ लोगों की कोरोना के प्रति गंभीरता भी घटती जा रही है, नजर आ रहा है। जैसे जनवरी और फरवरी में कोरोना डिस्कोर्स से लगभग बाहर हो गया था, वैसे ही अब लोग कोरोना को गौण समझ रहे हैं। लेकिन बाद में साबित हुआ कि जनवरी और फरवरी कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच का गैप था। वैसा ही गैप अब कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के बीच जुलाई के महीने को माना जा रहा है। तो तीसरी लहर शुरू होने का क्या अनुमान है, कब से शुरू हो सकती है? पहली बात तो लहर किसी आंधी तूफान की तरह नहीं आती है। ऑब्वियसली ये अलग मामला है कि कहीं से चलकर वो कहीं पहुंचती हो। जब कोरोना के आंकड़े कम होकर वापस बढ़ने लग जाएंगे और एक ट्रेंड सेट हो जाएगा तो वो संक्रमण की एक और नई लहर मान ली जाएगी। ग्राफ में संक्रमण कम होने पर लाइन नीचे आती है, बढ़ने पर फिर ऊपर की तरफ जाती है, यानी एक लहर सी बनती है और इसे ही हम कोरोना की लहर कहते हैं। और ये लहर हर इलाके के हिसाब से अलग अलग समय पर आ सकती है। जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में केसेस कम होने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाने लगे। उत्तर पूर्व के कुछ और राज्यों में भी संक्रमण बढ़ रहा है, यानी वहां संक्रमण का ग्राफ नीचे आकर ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन देश के स्तर पर अभी नए मरीजों की संख्या वाला ग्राफ नीचे आता दिख रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या घट रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 33,000 नए मरीज आए हैं। पिछले हफ्ते 43,000 के करीब मरीज आ रहे थे। एक हफ्ते में ही नए मरीजों की संख्या लगभग 10,000 के करीब घटी है। दूसरी लहर का पीक मई महीने में आया था। मई की 6 तारीख को देश में कोरोना के करीब 4,14,000 केस थे। 6 मई के बाद से कोरोना के रोजाना मामले घटे हैं और जिस तेजी से नए मरीज घट रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के आखिर तक उतने ही मामले होंगे जितने फरवरी में थे। यानी जब पहली लहर लगभग खत्म होने को थी, जब देश में पहली लहर में ओवरऑल केसेस कम हो रहे थे, तब भी केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ट्रेंड बदलने लगा था, केस बढ़ने लगे थे और अब एक बार फिर उसी तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में अमरावती और सांगली में ज़्यादा मामले आ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी कुछ जिलों में संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। 73 जिले देश में ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा रोजाना केसेस अभी भी आ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अलावा इस बार चिंता की बात उत्तर पूर्व के राज्यों में भी है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। मसलन मणिपुर में मई के पीक के दौरान कोरोना के 1032 केस आए थे, फिर कम हुए और अब ग्राफ दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 890 केसेस आए हैं। मिजोरम में भी पीक पर 662 केसेस आए थे, फिर कम हुए और अब बढ़कर 590 हो गए हैं रोजाना। यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य मई वाली स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है डेटा से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर एक वर्चुअल बैठक की। प्रधानमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने, कंटेनमेंट जोन्स बढ़ाकर संक्रमण रोकने के सुझाव दिए, वैक्सीन के लिए सेंटर्स बढ़ाने की सलाह दी ताकि लोगों को वैक्सीन के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े और वैक्सीन के लिए भीड़ न उमड़े। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने
बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। प्रधानमंत्री 16 जुलाई को केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर एक और बैठक भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की इन बैठकों के अलावा केंद्र ने राज्यों में एक्सपर्ट्स की एक टीम भी भेजी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की तीसरी लहर पर क्या कहा, सुनिए। यह समझने की जरूरत है, हम थर्ड वेव के विषय में कई बार बात करते हैं, तो एक न्यूज़ हेडलाइन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें ये कोट किया गया कि हम 2 साल से घर में थे, तो वो हमारे लिए जेल के समान थी। अब यहाँ भीड़ कितनी भी हो, लेकिन हमें कोविड का डर नहीं है। हम यहाँ इसलिए आ गए ताकि थर्ड वेव से पहले एंजॉय कर सकें। यहाँ हम आप सबसे एक विनती करना चाहेंगे कि जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की ज़रूरत है, वहाँ पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूस लड़ाई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज़्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि ज़रूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। तो हमारे सामने ज़रूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि हमारी चॉइस क्या बनती है। क्या मैं मास्क को इसलिए ना पहनूं क्योंकि मैं ढंग से उसके साथ सांस नहीं ले पा रहा हूं? क्या मैं अपने आप को आइसोलेट इसलिए ना करूं क्योंकि मैं अकेले घर में बोर हो गया? क्या मैं अपने मास्क से फेस कवर होता है तो मैं इसलिए ना पहनूं? क्या मैं वैक्सीन इसलिए ना लूं क्योंकि किसी ने भ्रांति पैदा की है, झूठी भ्रांतियां, कि अगर लेते हैं तो फर्टिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी, लेते हैं तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा बॉडी में, या ये वैक्सीन सेफ नहीं है, या यह समझें कि हम एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज जिसने पूरे विश्व को आज लड़ने पर मजबूर कर दिया है, हम उस बीमारी से लड़ रहे हैं, और यह लाइफ के एक नए नॉर्मल के रूप में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपने जीवन में समाहित करने की ज़रूरत है। और अंत में यह हमारा ही निर्णय होगा कि हम किस डायरेक्शन में ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट की लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लोगों की मास्क पर लापरवाही को लेकर भी एक सर्वे कराया गया, जिसमें लोगों ने मास्क न पहनने की तरह तरह की वजह गिनवाई। आप भी सुनिए। इस विषय में बात करते हुए कुछ सर्वेज बीच में आए हैं, और उन सर्वेज में लोगों ने कई रीजंस दी हैं कि हम मास्क क्यों नहीं पहनते। कुछ लोग कहते हैं कि हम मास्क इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मास्क पहनने से सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मास्क थोड़ी देर पहनता हूँ, उसके बाद मैं उसको साइड में लटका देता हूँ, चिन पर लटका देता हूँ, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रखी हुई है, मुझे मास्क की क्या ज़रूरत है। और यहाँ तक भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मास्क वास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, मास्क से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी भी 1.5 साल से जब हम इस बीमारी से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, हम इस टाइप की भ्रांतियाँ, इस टाइप के कारण फील्ड में देख रहे हैं, जिससे कि लोग मास्क को पहनने में थोड़ा कतराते हैं। उसी के साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि जहाँ देश में एक स्थाई पर केसेस कम हुए हैं, तब भी जैसे जैसे रिलैक्सेशंस आ रही हैं, ग्रॉस वायलेशंस इन टर्म्स ऑफ कोविड सेफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ आइदर यूज़ ऑफ मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग नोट किया जा रहा है। चाहे वह दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से इस टाइप के बहुत सारे फोटोग्राफ मीडिया के द्वारा ही सब जगह सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कुछ प्रांतों में, जबकि अधिकांश जनता, अधिकांश नागरिक फॉलो करना चाहते हैं कि कोविड सेफ बिहेवियर रखें, लेकिन कुछ स्थाई पर कोविड सेफ बिहेवियर का फॉलो नहीं किया जा रहा है।
मास्क वाली लापरवाही के अलावा पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटने पर भी सरकार की तरफ से चिंता जताई जा रही है। पर्यटन स्थलों से पाबंदी हटाई गई तो लोग एक साथ घूमने निकल पड़े। फिर कुछ दिनों बाद श्रावण मास शुरू होने वाला है। श्रावण महीने में धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा होते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भीड़ भी जुटती है। इस बार अभी के लिए उत्तराखंड ने कावड़ यात्रा पर रोक लगा रखी है। चार धाम यात्रा पर भी हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी, जिसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। यहाँ विरोधाभास नजर आता है कि एक तरफ केंद्र की भीड़ को लेकर चेतावनी जारी हो रही है एक के बाद एक, और राज्य सरकारें धार्मिक आयोजनों की अनुमति के लिए हायर कोर्ट की तरफ जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा कराई जाएगी। अब ये तय है, जुलाई के आखिरी हफ्ते में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि RT-PCR रिपोर्ट और दूसरी सावधानियां बरती जाएंगी। सख्त निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, लेकिन हम ये देख चुके हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में सरकार की तरफ से बनाए गए सख्ती वाले नियम बहुत अच्छी तरह से लागू हो नहीं पाते हैं। हमने कुंभ के वक्त भी देखा था कि RT-PCR रिपोर्ट जैसी चीज़ें अनिवार्य थीं, लेकिन उसमें भी गड़बड़ियां हुई। कुछ जगह सिस्टम ही रिग कर लिया गया और कुछ जगह लोगों ने नकली रिपोर्ट्स दिखाई। ऐसे ही कई और तरह के जुटान भी हम देखते रहते हैं। नेताओं के कार्यक्रमों में भी भीड़ जुटने के वीडियोस आते हैं। प्रदर्शनों में भारी भीड़ जुटती है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। यूके, रूस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया ऐसे कई देशों में कोरोना का ग्राफ फिर से ऊपर जाने लगा है। वहाँ तीसरी लहर शुरू हो गई है। हमारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है। अभी से अगर हम संभल जाते हैं तो शायद तीसरी लहर का विध्वंस थोड़ा कम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है टीकाकरण। और टीकाकरण का हाल क्या है ये आप सरकार के ही बनाए एक ग्राफ में देख सकते हैं। उसी के साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं। आज की दी लंदन टॉप शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, ध्यान रखिए।